गुड इवनिंग बच्चों, सब कैसे हो? मैं आपका अपना केडी सर प्रोटोज एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। अपना चैप्टर चल रहा था अंश पूंजी के लिए लेखांकन। तो अपना अंश पूंजी के लिए लेखांकन चल रहा था। इसमें अपन ने कई सारी चीजें अपन ने कल के वीडियो में पढ़ी, देखी, समझी, और इसके बाद में अपन ने आगे चलते हैं। आगे अपन ने क्या देखा? कल अपन ने ये पढ़ा कि अंश पूंजी के लेखांकन में कंपनी का क्या रोल है, क्योंकि अंश पूंजी का लेखांकन किसमें किया जाता है? कंपनी में किया जाता है। और कंपनी में लेखांकन किया जाता है तो अपन कंपनी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अपन ने कंपनी का अर्थ जाना, कंपनी की विशेषताएं जानी, कंपनी का अपन ने प्रकार जाने, तो कई चीजें अपन ने पढ़ी। आज अपन बात करते हैं अंशों की, क्योंकि अंश पूंजी के लिए लेखांकन है। तो आज अपन किसकी बात करेंगे? आज बात करेंगे अंशों की। ठीक है, अंश पूंजी। तो अंश पूंजी में बात करेंगे अपन, अंशों की बात करेंगे। तो अंशों की बात करने के लिए सबसे पहले अपन ये सीखेंगे अंश किसे कहते हैं। अंश किसे कहते हैं, अंश का अर्थ समझेंगे अपन, अंश किसे कहते हैं। तो अंशों के लिए यानी कंपनी की जो टोटल पूंजी होती है, कुल पूंजी होती है, यानी जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, कंपनी का नामांकन हुआ है, कंपनी समामेलन के समय जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो कंपनी की अधिकृत पूंजी कहलाती है, यानी कुल पूंजी। अब 1 लाख रुपए की कंपनी की अधिकृत पूंजी, यानी कहने का मतलब ये जनता से कितने पैसे मांगेगी? वो 1 लाख की पूंजी इकट्ठी कर सकती है, प्राप्त कर सकती है। तो टोटल पूंजी कंपनी कितनी है? 1 लाख की टोटल पूंजी है। अब इस 1 लाख को कंपनी क्या करती है? छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है, क्योंकि कंपनी को 1 लाख की जो है अमाउंट चाहिए, पूंजी चाहिए, वो एक व्यक्ति से तो ले नहीं सकती, अलग अलग व्यक्तियों से लेगी, अलग जो जनता है, जो लोग है, अलग अलग से लेगी। तो वो क्या कंपनी क्या करती है? इन अंशों की जो छोटे छोटे टुकड़े कर देती है, यानी एक टुकड़ा 10 का कर दिया, 10 का भी कर सकती है, वो 5 का भी कर सकती है, वो 50 का भी कर सकती है, और वो 100 का भी कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, अपने घर में कोई एक वस्तु लेके आए, कोई भी, जैसे आपने अभी चलन में चल रहा है पिज्जा, जैसे है पिज्जा लेके आए या घर पे बनाए हैं, एक पिज्जा है, खाने वाले 5 हैं, तो क्या कर देते हैं? उसको बांट करके 5 भागों में बांट देते हैं और सबको एक एक पीस दे दिया जाता है। तो उसी प्रकार 1 लाख की पूंजी, इस 1 लाख की पूंजी को कंपनी क्या करती है? छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। उसको 10 रुपए वाला बना, 10 का टुकड़ा कर सकती है, 5 का कर सकती है, 50 का या 100 का कर सकती है। जैसे 1 लाख है, इसने कितने टुकड़े किए? 100 रुपए के टुकड़े कर दिए। टोटल 1 लाख रुपए की बात चल रही है, टुकड़े कितने किए? 100 के टुकड़े किए। तो 100 के टुकड़े करेंगी तो इसमें 100 को क्या कर देगी? 100 से डिवाइड कर देगी। टुकड़े कितने हो गए? 1000 हुए कि नहीं हुए? टुकड़े कितने हो गए? 1000 हो गए। तो कंपनी के पास अंश कितने टुकड़े हैं? जो कंपनी ने टुकड़े किए 1000, ये 1000 टुकड़े क्या कहलाते हैं? अंश कहलाते हैं। कंपनी की कुल पूंजी को जो छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है उसे कहते हैं अंश पूंजी कहते हैं। और जनता जिन टुकड़ों को खरीदती है या लेती है, प्राप्त करती है, अमाउंट जमा करवाती है, उसे कहते हैं अपन अंशधारी कहते हैं। और उनके द्वारा जो राशि जमा करवाई जाती है, जो राशि भुगतान की जाती है, दी जाती है, उसे क्या कहते हैं अपन? अंश पूंजी कहते हैं। आगे अंश किसे कहते हैं? यानी कंपनी की कुल पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। उन छोटे छोटे टुकड़ों क्या कहते हैं अपन? अंश कहते हैं। शेयर क्या बोलते हैं जिसको इंग्लिश में? शेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेयर। अपन बात नहीं करते हैं कि यार ये अपने पास में वस्तु है, आपस में शेयर कर लेते हैं, बांट लेते हैं, यानी टुकड़े कर लेते हैं, तो वो क्या है? अंश कहलाते हैं। उनके दौर इनसे जो राशि इकट्ठी होती है उसे क्या कहते हैं अपन? अंश पूंजी कहते हैं। अंश, अंशों के प्रकार बात करते हैं अपन, अंशों के प्रकार की बात करते हैं। अंश कितने प्रकार के होते हैं? अंश कई प्रकार के होते हैं। वैसे मोटा मोटी अपने अंश समझेंगे तो अंशों के प्रकार, अंशों के प्रकार, अंशों के प्रकार में एक तो होता है अधिमानी अंश या अधिमान अंश। कौन सा होता है? एक तो होता है अधिमान अंश, अधिमान या अधिमानी अंश की बात है। इसको अपन पूर्वाधिकार अंश भी कह सकते हैं, पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, एक तो पहला अपने अधिमानी अंश या पूर्वाधिकार अंश कह सकते हैं। प्रकार में दूसरी बात करें, दूसरा
आता है समतांश। क्या आता है? समता अंश की। तो समतांश, अब अपन पढ़ेंगे अधिमान अंश कौन से होते हैं और समतांश कौन से होते हैं। इसमें नहीं, आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं अधिमान अंश कौन से होते हैं, पूर्व अधिकार अधिमान या समतांश। तो अधिमान अंश वे अंश होते हैं, नाम से समझो आप, इससे नहीं, इससे समझ में आएगा नाम से। पूर्व अधिकार, पूर्व यानी पहले अधिकार, जिसको पहले से अधिकार प्राप्त होता है वो कौन से अंश कहलाते हैं? पूर्व अधिकारी अंश कहलाते हैं। पहले से अधिकार से तात्पर्य क्या? पहले से अधिकार से तात्पर्य यह होता है कि जब कंपनी लाभांश घोषित करती है, डिविडेंड घोषित करती है, तो उस लाभांश को सबसे पहले प्राप्त करने का अधिकार किसको होता है? पूर्व अधिकार अंशों को होता है। इसके बाद में समतांशों को अन्य को दिया जाता है, यानी सबसे पहले लाभ प्राप्त करने का अधिकार किसको होगा? पूर्व अधिकार को। एक निश्चित दर से, उसमें दो जो दर है वो फिक्स होती है, 10%, 5%, 20% जो भी है वो फिक्स होती है, निश्चित होती है, और उस निश्चित दर से, प्रतिशत से इनको लाभांश भुगतान कर दिया जाता है सबसे पहले। दूसरी बात इसमें यह आती है कि जब कंपनी का समापन होगा, जब कंपनी का समापन होगा, तो समापन के समय सबसे पहले वापस पूंजी प्राप्त करने का अधिकार भी किसका होगा? अधिमान अंशों का या पूर्व अधिकार अंशों का होगा। इसलिए इनको क्या कहते हैं? पूर्व अधिकार अंश कहते हैं। आगे समझ में क्लियर? दोबारा देख लेते, अधिमान अंश या पूर्व अधिकार, नाम से समझेंगे पूर्व अधिकार, जिसको पहले से अधिकार प्राप्त होता है। अधिकार कौन सा? भैया लाभ हो गया पहले मेरे को, क्योंकि मेरे को पूर्व अधिकार है, तो उनको सबसे पहले लाभांश दे दिया जाता है। जब कंपनी का समापन हो रहा है तो कंपनी पूंजी का भुगतान करेगी, राशि का भुगतान करेगी, सबसे पहले किसको देगी? पूर्व अधिकार अंशों को देगी। बाद में बचती है तो वो समतांश को देगी, यानी समतांशों से पहले प्राप्त करने का अधिकार किसको? पूर्व अधिकार को, चाहे वो लाभांश हो और चाहे वो समापन के समय पूंजी हो। दूसरा आता है अपने पास में समतांश। समतांश किसे कहते हैं? समता, जो धीरज रखता है, समतांश कहलाती है। कहने का तात्पर्य कि समता अंशों को न तो पहले से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है और न ही इनमें कोई दर निश्चित होती है कि आपको 5% डिविडेंड मिलेगा या 10%, 10%, 20% जो भी है इनको लाभांश मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। दरें निश्चित नहीं होती है समतांशों में, और न ही इनको लाभांश पहले प्राप्त करने का अधिकार होता है, और न ही फर्म के कंपनी के समापन पर इनको पूंजी प्राप्त करने का अधिकार होता है। ये कौन से होते हैं? समतांश होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपनी के वास्तविक मालिक हैं। क्यों? क्वेश्चन आ जाए आपके एक नंबर का कि कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं समताधारी, पूर्व अधिकारी, अंशधारी, जो भी और ऑप्शन दे देंगे आपको, अवशिष्ट भागी, अनाशिष्ट भागी, है ना। तो सबसे पहले स्वामी कौन होते हैं? मालिक कौन होते हैं? समतांशधारी है, वो कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं। अपने घर है और घर में कोई मेहमान आया अपने पास में, या अपने कोई घर में प्रोग्राम है, बर्थडे पार्टी का, किसी का भी प्रोग्राम है, अपन ने मिठाई बनाई है और उस मिठाई को अपने मेहमानों को खिलाएंगे, पहले अपन खा लेंगे, जाहिर सी बात है, पहले मेहमानों को खिलाएंगे, और मेहमानों को खिलाने के बाद में अगर मिठाई बचती है तो हम खा लेंगे, नहीं बचती है तो नहीं खाएंगे। इससे दो फायदे, इससे एक तो ये है कि मेहमान चले गए, चलो ठीक है हमारा काम हो गया और मिठाई बच गई, हम खा लेंगे। तो इससे मिठाई कितनी भी बच सकती, जितनी बचेगी हम खाएंगे, कम पड़ गई तो नुकसान है। तो कहने का मतलब जो मालिक होता है उसको आप सब कुछ देखना पड़ता है। तो समतांशधारी होते हैं वो कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं, और इनको न तो पहले से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है और न कंपनी के समापन पर इसको पूंजी प्राप्त करने का अधिकार होता है। अब बात करें अधिमान अंशों की, दोबारा करते हैं अपन बात कि अंश दो प्रकार के अधिमान हो गए और समतांशधारी हो गए। अब अधिमान अंशों में भी कई प्रकार के अंश होते हैं, अधिमान अंशों में भी कई प्रकार के अंश होते हैं। इसमें अधिमान अंश है, इसमें पहला कौन सा है? इसमें परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय भी हो सकते हैं, परिवर्तनीय अंश और अपरिवर्तनीय अंश, भागी और गैर भागी हो सकते हैं, शोधनीय, अशोधनीय हो सकते हैं। कई प्रकार के अपने इसमें अंश होते हैं। इसमें बात करते हैं अपने समतांशों के, एक तो भागी अंश होता है, कौन सा?
अधिमानियंस बोलते हैं, इसको पूर्व अधिकार या प्रेफरेंस शेयर भी बोलते हैं। अधिमानियंस में कौन से? अधिमानियंस में एक तो देखो, जैसे पहला संचयी हो गया, संचयंस कौन सा होता है? और दूसरा होगा इसमें इसी का असंचयंस, असंचयी अंश, यानी संचयंस कौन सा होता है? वह अंश जिनको बकाया लाभांश होता है वो प्राप्त करने का अधिकार जिन अंशधारी को होता है वो होते हैं संचयी अंश। यानी बकाया जो लाभांश होता है, जो डिविडेंड होता है, उनको प्राप्त करने का जिन अंशधारकों को अधिकार होता है वो होते हैं संचयी अंश, और जिनको कोई अधिकार नहीं होता है बकाया प्राप्त करने का वो होते हैं असंचयी अंश। एग्जाम्पल देके बता दे, जैसे अपने सत्र चल रहा है, वित्तीय वर्ष 2018-19 चल रहा है, और एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इसमें एक व्यक्ति ने 1000 अंश खरीद रखे मान लो, या उसको डिविडेंड कितना बनता है? 1000 रुपए उसका डिविडेंड बन रहा है। कितना? 2018-19 में कितना डिविडेंड बना? 1000 रुपए का उसको डिविडेंड बन गया। कंपनी ने घोषित नहीं किया, डिविडेंड नहीं दिया उस वर्ष 18-19 में। अब बात करते हैं 19 से और 20 की, और 19-20 में डिविडेंड फिर उसका कितना हो गया? 1000 रुपए हो गया। तो 18-19 में 1000 रुपए डिविडेंड मिलना था उनको, नहीं मिला। 2019-20 में डिविडेंड मिलना था 1000 रुपए, नहीं मिला। बात करते हैं 2020 और 21 की, कितना डिविडेंड मिलना? 1000 रुपए। टोटल डिविडेंड कितना हो गया? 3000 रुपए हो गए। कितने डिविडेंड के हो गए? 3000 रुपए की राशि हो गई। अब वो अंश जिनको पूरे 3000 मिलेंगे, बकाया है 18-19 के, 19-20 के, और अब जो वर्तमान है 20-21 जैसे चल रहा है, तो टोटल 3000 हो गए। तो वह अंशधारी जिनको पूरे 3000 रुपए प्राप्त करने का अधिकार है वो तो होते हैं संचयी से, और जिनको ये नहीं सिर्फ ये प्राप्त करने का अधिकार होता है वो होते हैं असंचयी अंशधारी। तो समझ में आया बच्चों कि संचयी अंश कौन से होते हैं और असंचयी अंश कौन सी होती है। इसके बाद में एक भागी और अभागी भी आता है। भागी अभागी बोल दो, एक तो होता है भागी और गैर भागी भी बोल सकते हैं। अपन बात कर रहे हैं अधिमानंशों के प्रकारों की, इसमें इतना डिटेल में नहीं बताया आपकी बुक में, और तो इसमें अपन भागी की बात करते हैं। भागी अंश कौन से होते हैं? भागी अंश वे अंश होते हैं जिनको लाभ प्राप्त करने के बाद में, या कंपनी लाभ देने के बाद में, डिविडेंड देने के बाद में, सबको चुकाने के बाद में और कोई लाभांश या एक्स्ट्रा लाभांश, ज्यादा लाभांश बच जाता है, तो उस बचे हुए लाभांश में भी जिनको प्राप्त करने का अधिकार होता है वो कौन से अंश होते हैं? भागी अंश कहलाते हैं। जैसे एक कंपनी के वित्तीय वर्ष में 1 लाख का लाभ हुआ, कितने का? इस वर्ष में 1 लाख का लाभ हुआ, और इनको 10% हिसाब से मान लो इनको 20,000 रुपए देने थे, और इनको 20,000 का डिविडेंड का भुगतान कर दिया। बचा कितना कंपनी के पास में? 80,000 का डिविडेंड बच गया। इसके बाद में समतांशधारकों को या जिनको जो देना है दे दिया, और दे दिया, और देने के बाद में और कितना दे दिया उन्होंने? 60,000 मान लो दे दिया। सबको चुकाने के बाद में कितने बचे? 20,000 का लाभांश कंपनी के पास में और पड़ा है। कितने का पड़ा है? टोटल लाभांश डिविडेंड कितने का हो? 1 लाख का हुआ, 20,000 को तो इनको दे दिया, और बाद में 60,000 और जिनको देना था वो दे दिया। लास्ट में कितना बच गया? 20,000 बच गया। तो वो 20,000 में, इस 20,000 रुपये में भी लाभांश प्राप्त करने का जिनको अधिकार होता है वो अंशधारी, वो अंश कौन से कहलाते हैं? भागी अंश कहलाते हैं। और वह अंश जिनको यहां पर राशि मिल गई, और यहां पर राशि मिलने के बाद में, यहां पर राशि मिल गई और यहां पर राशि मिलने के बाद में ये जो बच्चे, इसमें कोई अधिकार नहीं होता है। आपने जो पहले ले लिया अपना बात खत्म करो, फिनिश, और घर पे जाओ। लाभ प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होता है, वो होते हैं गैर भागी। अपने घर पे मेहमान आएंगे और खा के चले जाएंगे, चले गए, वो उनको मिलना वो मिल गया। अब अपने पास में जो और मिठाइयां बची है उसमें उनका कोई अधिकार नहीं है, उनका कोई अधिकार नहीं है, वो तो होते हैं गैर भागी। भैया घर पे जाओ। इसके बाद में कई खास मेहमान होते कि नहीं होते? बच जाती है मिठाई, तो जो खास मेहमान होते हैं उनको साथ में बांध करके
बेचते कि नहीं बेचते, वो उसी ठीक उसी प्रकार है जो राशि बच जाती है उसमें से भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार होता है, वो होते हैं गैर भागी। अपने पास में संचय है, संचय आ गया, गैर भागी है। एक होता है परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय। परिवर्तनीय एक निश्चित समय के बाद में वे अधिमान अंश जो एक निश्चित समय के बाद में या निश्चित अवधि के बाद में जिनको परिवर्तनीय कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, समतांशों में परिवर्तन कर सकते हैं, बदल सकते हैं एक निश्चित अवधि के बाद में। वो सब बातें कंपनी के अंतर नियमों में और सीमा नियमों जो भी है उसमें लिखी हुई होती है, वो अपन आगे चर्चा करेंगे। तो वो कौन से अंश होते हैं? परिवर्तनीय। और वे अंश अधिमान अंश जिनका जो आपन ने ले लिया आज अधिमान अंश और भविष्य में उनको में कोई परिवर्तन नहीं है, जो है वो ही रहेंगे। आपके पास अधिमान है तो अधिमान ही रहेंगे। वो अंश कौन से होते हैं? अपरिवर्तनीय अंश कहलाते हैं। एक आपकी बुक में दे रखा है शोधनीय और अशोधनीय। शोधनीय और अशोधनीय कौन से होते हैं? शोधनीय और अशोधनीय वो होते हैं जिनका भविष्य में या एक निश्चित समय के बाद में उनका शोधन कर दिया जाता है, उनका शोधन कर दिया जाता है, वो तो होते हैं शोधनीय अधिमान अंश। और शोधनीय अधिमान अंश, अधिमान अंश। एक होते अशोधनीय, अधिमान अंश। शोधनीय और अशोधनीय यानी जिनका भविष्य में एक निश्चित अवधि के बाद में शोधन कर दिया जाता है, जैसे उनको पैसे दे दिए जाते हैं वापस से, या उनको अंशों के बदले कोई और अंश दे दिया जाता है, ऋण पत्र किसी भी प्रकार से। इसमें आपके बुक में आगे आएगा चैप्टर मोचन, जिसको मोचन भी बोल सकते हैं, शोधन भी बोल सकते हैं, आगे आएगा, अपन क्लियर करेंगे। यानी एक अपन अभी इतना ही पढ़ेंगे फिलहाल कि वह अंश जिनका भविष्य में एक निश्चित अवधि के बाद में शोधन कर सकते हैं, उनको उनकी राशि लौटा देंगे, या राशि नहीं लौटाएंगे तो उनके बदले उनको अंश दे देंगे, अंश नहीं देंगे तो उनको ऋण पत्र देंगे, जो भी है। लेकिन ये नहीं रखेंगे, जो अंश है फिलहाल वो नहीं रहेंगे, उसके बदले में उसको दूसरी चीजें दे देंगे, भुगतान कर देंगे। कहने का मतलब इनका भुगतान हो जाएगा। वो होते हैं शोधनीय। और जिनका भविष्य में कभी भी शोधन नहीं होता है, भविष्य में जिनका कभी भी शोधन नहीं होता है, वो कौन से कहलाते हैं? अशोधनीय अधिमान अंश से कहलाते हैं। तो अपन ने पढ़ा समतांश, अधिमान अंश। अगर नहीं समझ में आया है तो मेरे को बताना कि आपके क्या चीज समझ में आई, पढ़ाने का तरीका समझ में नहीं आया है, या और कोई चीज समझ में नहीं आई, कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखना। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूंगा। और मैंने कल वाले वीडियो में भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि इस चैनल पर जो नए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हर प्रत्येक लेसन की, प्रत्येक क्लास, प्रत्येक आपको एग्जाम्पल है, क्वेश्चन टोटल यहाँ पर उपलब्ध होंगे। और बेल का आइकन का बटन दबाएं जिससे आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और लाइक करें और इसमें कमेंट करके पूछें या कमेंट करें। अब बात करते हैं अपने अधिमान अंश हो गए, अपने पास समतांश हो गए। अधिमान अंश किसे कहते हैं, समतांश किसे कहते हैं। अब बात करते हैं अंश की तो हो गई, अब बात करते हैं अंशों का निर्गमन। अंशों का, सॉरी ये दिखाई नहीं देगा, अंशों का निर्गमन। अंशों का निर्गमन किस प्रकार किया जाता है, अंश कंपनी के द्वारा जनता को किस प्रकार दिए जाते हैं, ये चर्चा अपन यहाँ पर आज करेंगे। आपकी बुक पर है। और बुक का पेज बता दूं, पेज नंबर 7 पे है, निकाल के बैठ जाओ, चाहे आप देख लो कि समझ लो। बहुत फायदे की चीजें हैं आपके लिए और आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। तो अंशों का निर्गमन, जब एक एग्जांपल लेते हैं पहले तो अपन छोटा सा, कि जब अपने कोई अपन को पटवारी का एग्जाम देना है, या अपन को कांस्टेबल का एग्जाम देना है, या अपन को पुलिस का जो भी है सही का एग्जाम देना है, अपन को सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ता है, या सरकार एग्जाम लेती है, अपन को नौकरी देती है, सर्विस देती है, तो क्या करती है, सबसे पहले वो विज्ञप्ति निकालती है
क्या निकालती है, विज्ञप्ति निकालती है अपने माध्यम का, तो ऐड करती है भैया भैया यहाँ पर ये भर्ती निकली हुई है। वो अपन को आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, अपने को व्हाट्सएप है, फेसबुक उपलब्ध हो जाती है, और या बुक्स है, किताबों की जगह दुकान पर उपलब्ध हो जाती है अपन को। तो अपन उस फॉर्म को देखते हैं और अपने देखते हैं अपने लायक है कि नहीं है, अपने लायक है कि नहीं है। उसमें अपने जो अपनी योग्यता वो देखते हैं, हाँ 12वीं पास बढ़ सकता है, कॉलेज वाला बढ़ सकता है, कितने परसेंटेज है, कितनी नहीं चाहिए, अपने पसंद आया, हाँ अपने लायक है, अपन उसको लेते हैं और उसके लिए क्या कर देते हैं, उस सर्विस के लिए आवेदन कर देते हैं। आवेदन करने के बाद में पहले तो कॉल लेटर आता था, तो आजकल अपन को जो एडमिट कार्ड है वो आ जाता है, अपन एग्जाम देने चले जाते हैं। इसके बाद में आगे की प्रक्रिया होती है। ठीक उसी प्रकार जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करती है तो सबसे पहले कंपनी को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कंपनी को एक प्रविवरण जारी करना पड़ता है। क्या जारी करना पड़ता है, प्रविवरण। कंपनी को एक प्रविवरण जारी करना पड़ता है। और प्रविवरण किसे कहते हैं, प्रविवरण का मतलब है इसमें कंपनी की जो समस्त बातें हैं, समस्त जितनी भी शर्तें हैं वो इसमें लिखी भी होती है। इतने हमारे पास एमएस है, इन अंशों का अपन को जारी करने हैं, इशू करने हैं, इसमें ये दर ये रहेगी, रेट ये रहेगी, इन टोटल जितनी भी बातें, समस्त बातें XYZ, कंपनी का ये नाम है, कंपनी ये काम करती है, कंपनी इसमें पैसे लगाती है, टोटल बातें उसमें लिखी हुई होती है। और वो क्या करती है, प्रविवरण जारी करती है। लोगों को प्रविवरण के देखते हैं, लोग प्रविवरण उसको पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी अच्छी नहीं है, अपन इसको खरीदनी चाहिए या नहीं चाहिए। कंपनी क्या करती है, उसको प्रविवरण जारी करती है। क्या करती है, प्रविवरण जारी करती है। लोग उसका प्रयोग करते हैं, प्रविवरण जारी करके। तो प्रविवरण में से देखते हैं, लोग पढ़ते हैं, करते हैं। इसके बाद में जब प्रविवरण जारी हो जाता है तो प्रविवरण जारी होने के बाद में जनता क्या करती है, अंश मांगती है कंपनी से। और जब कंपनी से जनता अंश मांगती है तो क्या करती है, फिर आवेदन करती है कंपनी। क्या करती है, आवेदन करती है कंपनी। कंपनी के लिए लोग क्या करते हैं, आवेदन करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं। अब एप्लीकेशन देंगे लोग, तो एप्लीकेशन देंगे तो कंपनी को क्या प्राप्त होगी, एप्लीकेशन यानी आवेदन की एप्लीकेशन देंगे, और एप्लीकेशन कंपनी को देंगे तो कंपनी को एप्लीकेशन प्राप्त होगी। और कंपनी को जब एप्लीकेशन प्राप्त होगी तो एप्लीकेशन में देखेगी कोई गलती तो नहीं है, क्या अपन ने जो शर्तें लगाई उन शर्तों के अकॉर्डिंग अपने पास में एप्लीकेशन जो आवेदन पत्र हैं वो प्राप्त हुए कि नहीं हुए। इसके बाद में कंपनी क्या करती है, अंशों का आवंटन करती है, अलॉटमेंट। आवंटन हिंदी में आवंटन कहते हैं, इंग्लिश में अलॉटमेंट कहते हैं। एक तरह से जारी कर देती है भाई, तो आवेदन है जारी कर देती है, अलॉटमेंट कर देती है आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंपनी का नाम नहीं है, कंपनी को लोग जानते नहीं है, और कंपनी को लोग जानते नहीं तो कंपनी पर लोग विश्वास नहीं करते, और कंपनी पर विश्वास नहीं करते तो कंपनी को आवेदन ही नहीं करते, कंपनी को आवेदन नहीं करते। तो कम से कम इसमें एक बात ये है कि कंपनी को न्यूनतम जब तक अभिधान प्राप्त नहीं होता है, न्यूनतम कम से कम अभिधान प्राप्त नहीं होता है, तब तक कंपनी क्या है, अपने अंशों को जारी नहीं कर सकती, अलॉटमेंट नहीं कर सकती। इसमें अधिक न्यूनतम अभिधान कितना होना चाहिए, न्यूनतम अभिधान 90%, यानी 90% उनके पास में आवेदन आने चाहिए। जितने अंशों का निर्गमन किया है उतने के कम से कम 90% तो आवेदन प्राप्त होने चाहिए। तब जाके कंपनी क्या करती है, अंशों का अलॉटमेंट करती है। क्वेश्चन आ जाए, वैसे आ जाए कि न्यूनतम अभिधान कितने प्रतिशत होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए, ऑप्शन दे देंगे 70, 80, 90, 100, तो अपने को 90% करने, 20% कम से कम आपके वैसे देंगे इस बार। और तो कितने परसेंट, 90% अभिधान प्राप्त होना चाहिए। और 90% अभिधान प्राप्त होने के बाद में
कंपनी क्या करती है, अंशों का निर्गमन कर देती है, अंश जारी कर देती है, अंश से अलॉटमेंट कर देती है। और हाँ, ये जो 90% अभिदान है, ये जो 90% अभिदान है, ये कितने दिनों के लिए, 120 दिन के भीतर भीतर उनको प्राप्त होने चाहिए। न्यूनतम अभिदान यानी लोग मांगने वाले कम से कम 90% होने चाहिए, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, उसे अपन अधिक अभिदान कहते हैं। यानी अपने जैसे अपन ने 1 लाख का अंश जारी करने, अपन को 1 लाख अंश से जारी करने और 1 लाख अंश जारी करने, तो कम से कम अपने को 90,000 के लिए आवेदन प्राप्त होना चाहिए। इसे कहते हैं अपन न्यून अभिदान। कम से कम 92 भी हो सकते हैं, 93, 94, 95, 99 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम न्यूनतम अभिदान कितना प्राप्त होना चाहिए, 90,000 होने चाहिए अपने पास में, वो होता है न्यूनतम। अब अपने 1 लाख है, आवेदन कितने प्राप्त हो, 1,20,000 के आवेदन प्राप्त हो गए। वो कौन सा है, अधिक अभिदान है। अपन सबकी परीक्षाएं करेंगे अपन, वो क्या अधिक अभिदान। तो अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं अपन बात करते हैं न्यूनतम अभिदान कितना, कम से कम 90% अपना होना चाहिए। और कितने दिनों के भीतर, 120 दिनों के भीतर होना चाहिए, 120 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। वैसे 10% बनता है। और जो तैयारी कर रहे हैं, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए भी बहुत बढ़िया बातें हैं, इनमें से % उठते हैं, कोई हाई फाई से और कहीं से % नहीं आते। ये जो चैप्टर है अपने 11वीं 12वीं के, यहीं से % उठते हैं। और तो कितने दिनों के भीतर, 120 दिन के भीतर। अब सपोज करो कि कंपनी ने अंशों को प्रविवरण जारी कर दिया, प्रविवरण जारी करने के बाद में कंपनी के पास में 120 दिन के अंदर अंदर 90% अभिदान की जो आवेदन है वो प्राप्त नहीं हुए 90 दिन के अंदर। तो 90 दिन के अंदर आवेदन प्राप्त नहीं हुए, तो जो राशि प्राप्त हुई, जैसे उनको कितने 1 लाख के जारी किए और प्राप्त कितने हुए, 80 जारी प्राप्त हुए। प्राप्त कितने होने चाहिए, 90,000, क्योंकि 90% 90,000 होते हैं, और प्राप्त कितनी हुई, 80%, 80% हुई है। तो वो क्या है, अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती, और जो राशि प्राप्त हुई है वो उनको वापस लौटानी पड़ेगी कंपनी को। ये फिर वो अंशों का निर्गमन कर नहीं सकती, और जो 80,000 के रुपए प्राप्त हुए हैं, अमाउंट प्राप्त हुई है, वो वापस उनको लौटानी पड़ेगी। कितने दिनों के भीतर, 130 दिन के भीतर। कौन से 130 दिन के भीतर, जिस दिन प्रविवरण जारी किया है, जिस दिन प्रविवरण जारी किया है उसके ठीक 130 दिन के अंदर अंदर, यानी 120 दिन के बाद में 10 दिन और जोड़ लो आप, 130 दिन के अंदर अंदर ये राशि आपको लौटानी पड़ेगी। अगर ये राशि 130 दिन के भीतर भीतर नहीं लौटाई जाती है, तो क्या नहीं लौटाई जाती है, तो फिर क्या करना, उसको कंपनी को क्या देना पड़ेगा, फिर ब्याज देना पड़ेगा। कंपनी का पैसा लगेगा, अंशों का तो निर्गमन होगा ही नहीं, और ब्याज और लगेगा। तो समझ में आए कि नहीं आए, अंशों के निर्गमन की बात कर रहे थे अपन। और अंशों के निर्गमन के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रविवरण जारी किया जाता है। अंशों का निर्गमन पढ़ रहे हैं अपन। तो अंशों के निर्गमन के लिए सबसे पहले क्या जारी किया जाता है, प्रविवरण जारी किया जाता है। इसके बाद में क्या होता है, आवेदन की प्राप्ति होती है। आवेदन की प्राप्ति होने के बाद में मान लो कंपनी के पास में जो है वो पूरे आवेदन की राशि आ गई अपने पास में, तो कंपनी क्या करती है, उसको आवंटन कर देती है, अंशों का अलॉटमेंट कर देती है। अंशों का अलॉटमेंट कैसे, कि अपने पास में आवेदन की राशि आ गई, आवेदन के बाद लोग यानी अपन से मांग लिया, भैया मेरे कौन सी है, मेरे कौन सी है, मेरे कौन सी है, सब कौन सी है। तो कंपनी क्या करती है, उसके आवेदनों की जांच करती है, और आवेदनों की जांच करने के बाद में उनको अंश दे देती है। उनको क्या दे देती है, अंश दे देती है। तो अंश दे दिए,
तो इसके बाद में अंशों का बंटन हो जाता है। अब मान लो एक दो प्रविष्टियां कर लेते हैं अपन। लेखांकन किस प्रकार करेंगे अपन? तो लेखांकन अपन करेंगे जब कंपनी पर लेखांकन सीखेंगे अपन, तो लेखांकन कैसे करेंगे? लेखांकन, अंशों का लेखांकन। सबसे पहले क्या करती है, मैंने आपको बताया, कंपनी परविवरण जारी करती है। और कंपनी जब परविवरण जारी करेगी तो उसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है। जब कंपनी परविवरण जारी करती है तो उसका कोई लेखा जोखा नहीं किया जाता है। लेकिन जब जनता आवेदन करती है, आपको 11वीं में पढ़ाया गया होगा कि इसमें लेखा शास्त्र में, अकाउंटेंसी में जब ये लेखांकन किया जाता है तो उन्हीं व्यवहारों या उन्हीं सौदों का लेखांकन किया जाता है जो मुद्रा में मापे जा सके। जिनको अपने मुद्रा में माप सकते हैं उन्हीं का अपने लेखांकन करेंगे। जिनको मुद्रा में नहीं मापा जाता है उसका अपने लेखांकन नहीं करेंगे। ये अपनी विडंबना भी मान लो कि जो गुणात्मक सौदे होते हैं, जो गुणात्मक सौदे होते हैं उनका लेखांकन नहीं किया जा सकता। इसमें जो मुद्रा में मापे जा सकते हैं उन्हीं का लेखा किया जा सकता है। राम को 5,000 का माल बेचा, 10,000 का माल बेचा, अपन ने 20,000 का माल बेचा, 50,000 का माल खरीदा, वेजेज चुकाई, सैलरी चुकाई, रेंट चुकाया, जो भी है अपने पास में लेखांकन करेंगे। मोहन है और मोहन ने 10,000 का माल खरीदा, लेखांकन करेंगे अपन। सोहन ने 5,000 का काम किया, मजदूरी चुकाई, लेखांकन करेंगे। सोहन ने 5,000 का काम किया, सोहन को कितने पैसे देने मजदूरी के या सैलरी के? 5,000 देने। इसको मुद्रा में मापा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इसको मुद्रा में मापा जा रहा है। प्रविष्टि कर देंगे अपन, प्रविष्टि कर देंगे। राम को किराया चुकाया, 11वीं में प्रविष्टि सीखी आपने, राम को किराया चुकाया, क्या प्रविष्टि करेंगे? राम अकाउंट डे टू कैश या रेंट अकाउंट डे टू कैश? भाई राम से कोई मतलब नहीं है, अपने तो किराया चुकाया है, अपने तो किराए से मतलब रखो। राम नहीं होता श्याम, राम की जगह श्याम होता, श्याम को किराया देना पड़ता, और शाम की जगह और कोई होता था उसको किराया देना पड़ता। तो अपन प्रविष्टि करेंगे रेंट अकाउंट या टू कैश, क्योंकि इसने क्या है, मुद्रा में मापा जा रहा है। लेकिन श्याम ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया आदमी है, उसमें गुण है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया उसने काम किया है, प्रविष्टि करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि गुणात्मक जो सौदे होते हैं उनकी प्रविष्टि कभी नहीं की जाती है। सिर्फ किसकी की जाती है? जो अपने पास में मुद्रा में मापे जाते हैं उनकी प्रविष्टि की जा सकती है या की जाती है। तो सबसे पहले कंपनी को क्या प्राप्त होंगे? आवेदन। प्रविवरण कंपनी क्या जारी करेगी? प्रविवरण जारी करेगी। और प्रविवरण जारी करेगी, कोई प्रविष्टि नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे नहीं आए, प्रविवरण जारी कर दिया, पैसे नहीं आ रहे, इसलिए इसकी कोई प्रविष्टि नहीं करेंगे। जब कंपनी को आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं? आवेदन। लोग आवेदन करते हैं, हमें दो हमें दो, तो कंपनी क्या करती है? आवेदन के साथ साथ, आवेदन के साथ साथ 2 रुपए 5 जैसे एक अंश कितने का है? 10 रुपए का मान लो टुकड़ा, अपन मैंने आपको बता दे किसे कहते हैं। एक टुकड़ा कितने का है? 10 रुपए का है। और कंपनी ने कितने आधार अंश निर्गमन किए? कंपनी ने कितने किए? आधार अंश जारी किए, और एक अंश कितने का है? 10 रुपए का है। लेकिन कंपनी ने क्या किया? आवेदन पर, कंपनी ने क्या किया? आवेदन पर कितने रुपए मांग लिए? सिर्फ 3 रुपये मांगे। कितने रुपए मांगे हैं? 3 रुपये मांगे। तो 1,000 अपने पास में अंश लिए एक जने ने, और एक 3 रुपये मांगे, तो कितने हो गए? 3,000 रुपये। जब वो आवेदन करेगा तो आवेदन के साथ में वो क्या करेगा? 3,000 रुपये भी भेजेगा। 3,000 रुपये भी क्या करेगा? वो भेजेगा। और 3,000 रुपये भेजेगा, यानी अपन को पैसे प्राप्त हो रहे हैं। और जब पैसे प्राप्त हो रहे हैं तो अपन प्रविष्टि शुरू कर देंगे। और प्रविष्टि शुरू करेंगे तो प्रविष्टि कैसे की जाती है? देखो आपकी बुक में तो हिंदी में दे रखा है, लेकिन मैं मानता हूं कि हिंदी का अभी जियो अकाउंट का काम करते हैं और करते तो उसमें हिंदी का तो नाम ही नहीं होता है। तो अपन क्या करेंगे? इंग्लिश में प्रविष्टियां हैं, जो खाते खोले हैं वो सब क्या करेंगे? अपने इंग्लिश में करेंगे, अंग्रेजी में करेंगे। अपन जो पहले करते आ रहे थे ना वैसे ही करेंगे। तो अपने करते हैं।
ये कर लेते हैं एक बार, ये कॉलम और बना लो। तो अपने को पैसे प्राप्त हो रहे हैं और ये नियम आपको 11वें विषय के बताने की जरूरत ही नहीं है। राशि प्राप्त हो रही है, पैसे आ रहे हैं और कोई वस्तु व्यापार में आती है तो उसको क्या करते हैं, हमेशा वस्तु व्यापार में आने पर डेबिट और जाने पे क्रेडिट करते हैं। पैसे आ रहे हैं अपने को, आ रहे तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट है DR, क्या करेंगे, कैश अकाउंट है, एक मिनट, तो क्या करेंगे, जैसे सौदे वगैरह बाद में कर लेंगे अपन, ये जो अमाउंट है पर्टिकुलर का हो जाएगा, LF का हो जाएगी, अपन बाद में कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। पैसे प्राप्त हो रहे हैं, पैसे प्राप्त हो रहे हैं तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट है DR, कैश अकाउंट है DR। लेकिन अपन इसमें सौदे क्या करेंगे, सब नगद नहीं आ रहे हैं अपने को, आजकल नगद का जमाना नहीं है, कैशलेस है सब। पैसे कहां से प्राप्त होते हैं, बैंक से। तो कैश लिख दो चाहे बैंक लिख दो, क्या लिख दो, कैश लिख दो या बैंक लिख दो। लेकिन आज के जमाने में उचित कौन सा है, बैंक है, तो क्या लिखेंगे अपन, बैंक लिखेंगे। बैंक अकाउंट है DR। 2 शेयर एप्लीकेशन, किसके पैसे प्राप्त हो रहे हैं अपन को, अंशों के जो आवेदन किया है उसकी राशि अपन को प्राप्त हो रही है। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था 3000, तो कितनी राशि प्राप्त हो रही है, 3000 राशि प्राप्त हो रही है। तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन, 3000 लिखेंगे, ये अपनी है। और इसके बाद इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे, बीइंग शेयर, शेयर लिखेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन, बीइंग शेयर एप्लीकेशन, मनी रिसीव्ड, ये लो बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, 3000 यहां पर आ गई। तो इस प्रकार से अपन करेंगे। तो आज अपन इतना ही करते हैं, टाइम ज्यादा हो गया, और तो कल पढ़ेंगे। अगर चीज समझ में नहीं आई है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, जो समस्या है उनका समाधान करूंगा। और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मैं आपको आगे और वीडियो डालता रहूं। टोटल वीडियो डालूंगा मैं आपको एग्जाम्पल के, पहले अपन जितने भी इसमें एग्जाम्पल है अपने बुक्स में वो करेंगे, और इसके बाद में टोटल क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद में अगले चैप्टर पे चलेंगे। तो धन्यवाद, कल मिलते हैं।